हेलो दोस्तों, मैं सूरज कृष्णा डिजिटल स्कूल की तरफ से आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस बुक की हिंदी ऑडियो बुक समरी। ये बुक डैनियल गोलमन के द्वारा लिखी गई है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मेरा अगला वीडियो आपको आसानी से और जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। क्या आपको पता है कि आप जिंदगी में सफल होंगे या नहीं, ये आपके इमोशनल इंटेलिजेंस पर 80% डिपेंड करता है और 20% आपके आईक्यू पर डिपेंड करता है। अगर आपकी जिंदगी से सारे इमोशंस को हटा दिया जाए तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी? जरा सोचिए। अगर आपकी जिंदगी से खुशी, गुस्सा, प्यार, दुख, तकलीफ ये सब गायब कर दिया जाए तो क्या आपकी जिंदगी में कुछ बचेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे इमोशंस ही होते हैं जो हमें किसी काम को करने के लिए मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डैनियल गोलमैन की लिखी गई किताब इमोशनल इंटेलिजेंस की इस बुक समरी के बारे में, जिसमें हमें बताया गया है कि इमोशंस हमारी जिंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं और कैसे ये हमें सफल होने में मदद करते हैं। जिंदगी आसान नहीं होती, उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और इन उतार चढ़ाव में कभी कभी हम अपने इमोशंस पर से कंट्रोल खो बैठते हैं और कभी कभी गलत एक्शंस ले लेते हैं। ऑथर हमें ऐसी ही सिचुएशंस में सही तरीके से रिएक्ट करने के बारे में समझाएंगे। इस किताब में हम जानेंगे कि आखिर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके उन्हें अपनी सक्सेस के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, सबके इमोशनल बिहेवियर्स अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है जिससे वो सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, और कुछ लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि उन्हें अपने इमोशंस को अपनी सफलता के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपको भी अपने इमोशंस को सही तरीके से यूज करना आ जाए तो आपको सफलता तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। इमोशंस बहुत पावरफुल टूल होते हैं, लेकिन कई सारे लोगों को इन टूल्स का इस्तेमाल करना नहीं आता है, और वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसका इस्तेमाल करना जानते हैं वो दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करने से रोकते नहीं हैं। ऐसे लोग बेहद चालाक होते हैं। दूसरों के इमोशंस का इस्तेमाल करके खुद का काम कैसे निकलवाना है उन्हें अच्छे से पता है। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते आपको पता चलेगा कि हमारा इमोशनल माइंड कैसे डेवलप हुआ और थिंकिंग ब्रेन और इमोशनल ब्रेन में से कौन सा ब्रेन पहले डेवलप हुआ और क्यों। क्या आपको पता है कि कोई भी इंसान गलत काम क्यों करता है, या यूं कहें कि कोई भी क्रिमिनल क्यों बनता है? सीधी सी बात है कि कोई भी क्रिमिनल पैदा नहीं होता है, बल्कि उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो उसे ऐसा बना देती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या किसी क्राइम को करते समय उनके दिमाग में ये नहीं आता कि वो गलत काम कर रहे हैं और उसका अंजाम गलत होगा, बाद में उनको ही सजा भुगतनी पड़ेगी? इसमें इमोशंस का रोल भी होता है। जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस में कमी रह जाती है उनको जीवन में कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऑथर लिखते हैं कि हमारे इमोशंस हमें टफ सिचुएशंस का सामना करने में मदद करते हैं और हमें आगे आने वाली मुश्किलों से डील करने के लिए तैयार करते हैं। जैसे जैसे ह्यूमंस का इवोल्यूशन होता आया है, इमोशंस का रोल बढ़ता ही गया है। क्या आप जानते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप को सही रखने में इमोशनल इंटेलिजेंस का कितना बड़ा रोल होता है? आगे के एपिसोड्स में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने रिलेशनशिप्स को टूटने से बचा सकते हैं और उन्हें और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्या आप उसके रिजल्ट्स के बारे में पहले से ही सोचने में लग जाते हैं या उसकी चिंता करने लग जाते हैं? आपको पता है कि हमारी फीलिंग्स का हमारे डिसीजंस पर कितना बड़ा असर पड़ता है, और जब भी हम कुछ डिसाइड करते हैं तो हम उससे जुड़े हुए लोगों की और अपनी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हैं। हमारे दो ब्रेन्स की जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, और उनकी वजह से ही हमारे इमोशंस पैदा होते हैं। ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि समय के साथ साथ कैसे ह्यूमन ब्रेन डेवलप हुआ और कैसे फीलिंग्स और इमोशंस हमारी लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बनता चला गया। ह्यूमंस की बात हो, वहाँ इमोशंस ना हो ऐसा नामुमकिन है। हमें लोगों के साथ इमोशंस का खास ध्यान रखकर कोई भी काम करना पड़ता है, और अगर हम ऐसा ना करें तो हमारे जीवन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि हम कैसे खुद को एक इमोशनली स्टेबल इंसान बनाएं और सिचुएशन जैसी भी हो अपने इमोशंस का सही तरीके से इस्तेमाल करें? कैसे हम अपने रिलेशनशिप्स को और भी ज्यादा बेटर बनाएं जिससे कि उनमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके? इमोशंस। हम सभी ने कभी ना कभी ऐसा सुना या देखा होगा
कि किसी इंसान के सामने अचानक कोई मुसीबत आ जाती है और वो उस मुसीबत से बचने या किसी को बचाने के लिए कोई ऐसा काम कर जाता है जो एक नॉर्मल सिचुएशन में हम किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इसे हम हीरोइक एक्ट कह सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इमरजेंसी सिचुएशन हमसे वो काम करा सकती है जो हम किसी और सिचुएशन में करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आज इमोशनल इंटेलिजेंस बुक की इस समरी में हम जानेंगे कि कैसे हमारे अंदर के इमोशंस हमसे ऐसे काम भी करवा सकते हैं जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अपनी इस किताब में डैनियल गोलमैन हमें इमोशंस के बारे में कई सारी बातें बताते हैं और इमोशंस कैसे काम करते हैं ये भी बताते हैं। ह्यूमंस का नेचर है कि वो इमोशंस की पावर को इग्नोर करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस जो कि एक थिंकिंग स्पीशीज है, ये इंटेलिजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी तक कई लोग इमोशंस की ताकत को समझ ही नहीं पाए हैं। हमारे इमोशंस ही तो हैं जो हमें जिंदा रखते हैं और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। फीलिंग्स ही हमें एक दूसरे से कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। हमारे इमोशंस हमारे थॉट्स और बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं और हमारे डिसीजंस मेकिंग पर भी असर डालते हैं। ऑथर बताते हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व होते गए, वैसे वैसे इमोशंस जीवन का एक सेंट्रल पार्ट बनता चला गया। और अब जब कैसी भी सेंसिटिव और इमरजेंसी सिचुएशन हमारे सामने आती है, तो ऐसे जरूरी समय में हमारा दिल सब कुछ ओवरटेक कर लेता है। हमारे इमोशंस हमें ऐसी सिचुएशंस में गाइड करने का काम करते हैं। जब भी हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है, तो हमारे इमोशंस हमें उससे डील करने के लिए तैयार करते हैं। जैसे जब हम गुस्से में या खतरे में होते हैं, तो हमारा ब्लड फ्लो हमारे हाथों में ज्यादा होने लगता है, जिससे कि हमें किसी भी हथियार को पकड़ने में आसानी हो। धड़कनें बढ़ने लगती हैं और बॉडी में एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन्स निकलने लगते हैं, जो ऐसी सिचुएशन में ताकत और हिम्मत के साथ एक्शंस लेने में मदद करते हैं। जब हम डरे हुए होते हैं, तो हमारे पैरों में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे कि हम खतरे से दूर भाग सकें और खुद को बचा सकें। जब हम बेहद खुश होते हैं, तब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो हमारे स्ट्रेस को कम करके हमें और अच्छा महसूस करवाते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। ये सारे इमोशंस समय के साथ साथ हमारे सर्वाइवल में भी हेल्पफुल साबित हुए और ये आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने कि बहुत पहले थे। अपने इमोशंस को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें ऑब्जर्व करके और एक्सेप्ट करके सही रिस्पॉन्स देना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इमोशंस को दबाना और जो फील हो रहा है उसे ना बताना ही इमोशंस को कंट्रोल करना होता है, लेकिन ये तो उल्टा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कभी भी अपने इमोशंस को दबाएं नहीं, न सिर्फ कैसा रिस्पॉन्स और कितना रिस्पॉन्स देना है इस पर ध्यान दें। इमोशनल और रैशनल माइंड्स। गोलमैन लिखते हैं कि हमारे दो तरह के माइंड्स होते हैं, एक इमोशनल माइंड जो फील करता है और दूसरा रैशनल माइंड जो सोचता है। रैशनल माइंड हमें लॉजिक्स देता है, किसी भी सिचुएशन के हर फेज को सोचने के लिए इंस्पायर करता है और अवेयर रखता है। हमारा इमोशनल माइंड हमें इंपल्सिव डिसीजंस लेने की कैपेसिटी देता है। ये इलॉजिकल भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर अचानक से आई सिचुएशन में हमारा इमोशनल माइंड ही सारे डिसीजंस लेता है। जब जब स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात की जाती है, तब तब हमारा इमोशनल माइंड रैशनल माइंड पर हावी होने लगता है और अपने हिसाब से सारे फैसले लेने लगता है। इमोशनल माइंड काफी ताकतवर होता है। ये हमसे वो काम भी करवा सकता है जो हम नॉर्मली सोच भी नहीं सकते। आपने दिल और दिमाग की लड़ाई के बारे में तो सुना ही होगा, तो ये भी कुछ ऐसा ही है। दिमाग लॉजिक पर काम करता है और हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता है, और दिल को यानी कि हमारे इमोशंस को किसी भी लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ती। वो मैजिक पर काम करता है और इम्पॉसिबल को भी कभी कभी पॉसिबल बना देता है। लेकिन एक बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए हमारे लिए दोनों ही माइंड्स का सही तरीके से काम करना जरूरी है और एक बैलेंस बना रहना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन में कौन सा ब्रेन पहले इवॉल्व हुआ, थिंकिंग ब्रेन या इमोशनल ब्रेन? आप सरप्राइज हो जाएंगे ये सुनकर कि हमारे इमोशनल ब्रेन से ही हमारा थिंकिंग ब्रेन डेवलप हुआ। इसका मतलब कि हमारा इमोशनल ब्रेन पहले इवॉल्व हुआ। इसी वजह से ये ज्यादा पावरफुल है और थिंकिंग ब्रेन पर डोमिनेंट भी है। थिंकिंग ब्रेन हमारे ब्रेन का न्यूरोकॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है और हमारे ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम होता है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। होमोस्पियन स्पीशीज यानी कि ह्यूमंस के ब्रेन का न्यूरोकॉर्टेक्स पार्ट बाकी की सारी स्पीशीज से काफी ज्यादा डेवलप्ड और बड़ा होता है। ऑथर लिखते हैं कि न्यूरोकॉर्टेक्स हमारा सीट ऑफ थॉट होता है जो हमें सोचने के लिए मोटिवेट करता है और किसी भी सिग्नल को प्रोसेस करके एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है।
लिम्बिक सिस्टम कई सारे स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है और जो हमें अच्छा फील करवाता है। जो मदर चाइल्ड बॉन्ड होता है वो न्यू कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम के कनेक्शंस की वजह से ही होता है। जिन स्पीशीज में ये स्ट्रक्चर्स मिसिंग होते हैं उनमें कोई मदर चाइल्ड बॉन्ड नहीं होता है, जैसे कि रेप्टाइल्स में। हमारे सर्वाइवल के लिए इमोशंस कितने जरूरी हैं ये आप जान ही चुके हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस इमोशनल ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ और जानेंगे कि हमारी इमोशनल मेमोरी कहाँ स्टोर होती है और कैसे काम करती है। एनाटॉमी ऑफ द इमोशनल ब्रेन एंड हार्मनी बिटवीन थॉट्स एंड फीलिंग्स। इमोशंस के पीछे छिपे कई सारे रीजंस की और आगे डैनियल गोलमैन अपनी इस किताब में हमें थॉट्स और इमोशंस दोनों को कैसे बैलेंस करना है इसके बारे में बताते हैं। न्यूरल हाईजैकिंग। जब भी कोई इंसान किसी भी तरह का क्राइम कर देता है तब उसके बाद जब उसे उस क्राइम के लिए सजा मिलती है तब वो अपने किए हुए एक्शंस पर पछताता है। ऐसे इमोशनल एक्सप्लोजन्स को ऑथर न्यूरल हाईजैकिंग कहते हैं। जब कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जिसमें कोई अपराध या गलत काम किया जा रहा हो तब उस इंसान को इसका पता नहीं चलता कि आखिर वो कर क्या रहा है, और यही एक न्यूरल हाईजैकिंग की पहचान है। इसका जन्म हमारे ब्रेन के एक स्ट्रक्चर अमिगडाला पार्ट में होता है, लेकिन सारे के सारे लिम्बिक हाईजैकिंग्स दिक्कत देने वाले या गलत नहीं होते हैं। अमिगडाला हमारे ब्रेन में एक बादाम के शेप का स्ट्रक्चर होता है और ये पेयर में प्रेजेंट रहते हैं। ह्यूमंस का अमिगडाला बाकी प्राइमेट्स के कंपैरिजन में काफी बड़ा रहता है। अमिगडाला हमारे सारे इमोशंस मैटर्स को हैंडल करता है। अगर किसी का अमिगडाला मिसिंग है तो उसे किसी भी सिचुएशन में कोई भी इमोशंस फील नहीं होंगे। इस कंडीशन को अफेक्टिव ब्लाइंडनेस कहा जाता है। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि एक बार सर्जरी से एक इंसान का अमिगडाला निकाल दिया गया था और उसके बाद उसके इमोशंस मानो जैसे मर ही गए हों। उसका लोगों में इंटरेस्ट भी खत्म हो चुका था और उसे दूसरों की फीलिंग्स की भी कोई परवाह नहीं रही थी। उसे बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन उसने अपने घर वालों और अपने दोस्तों को पहचानने से भी मना कर दिया था। अमिगडाला के बिना उसे कुछ भी फील नहीं हो पा रहा था। ऑथर बताते हैं कि अमिगडाला एक तरह से इमोशनल मेमोरी का स्टोर हाउस होता है, जिसके बिना हम जिंदा तो रह सकते हैं लेकिन हमारे अंदर कोई फीलिंग्स या इमोशंस बचे हों ये सोचना ही गलत होगा। जब भी हमारे साथ कोई नई घटना घटती है तब हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करना चाहिए और हम किसी भी तरह से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आगे फ्यूचर में भी ऐसी ही कोई घटना आपके साथ घटे तो क्या आप वही मिस्टेक्स रिपीट करेंगे जो आपने पिछली बार कुछ भी ना जानते हुए की थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट हिप्पोकैम्पस हमें ऐसा करने से रोकता है। पर कैसे? हिप्पोकैम्पस हमारे किसी भी इंसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट को याद रखता है और एक डिफरेंस पैदा करता है। ये दो सिचुएशंस के अलग अलग पॉइंट्स को समझने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि आप कार चला रहे हैं और आप बाल बाल टकराने से बचते हैं, तो अब आपके हिप्पोकैम्पस का काम होगा उस एक्सीडेंट के छोटी छोटी डिटेल्स को याद रखने का, जैसे कि रोड कितनी चौड़ी थी, कितनी स्पीड में कार चल रही थी और भी बहुत कुछ। और अमिगडाला हमारे अंदर एंजाइटी के इमोशंस पैदा करता है, जिससे कि हमें यह महसूस हो कि यह हमारे लिए डेंजरस है। हार्मनी बिटवीन थॉट्स एंड फीलिंग्स। कभी कभी हम ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिसमें एक तरफ तो हम सारे फैक्ट्स चेक करके देखते हैं और इसके बेसिस पर हम डिसीजंस लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से हमें अपने उस डिसीजन को लेकर वो फीलिंग नहीं आती जो आनी चाहिए। हमारा रैशनल माइंड तो हमारे साथ होता है, लेकिन हमारा इमोशनल माइंड कुछ और ही करने को कहता है। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। तो फिर ऐसा क्या करें कि हम अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स दोनों को साथ लेकर चलें? अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो आगे के जीवन के सभी डिसीजंस को समझदारी से ले सकेंगे और क्लियरली सोच पाएंगे कि सक्सेस पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब भी हम इमोशनली थके हुए होते हैं या किसी चिंता या स्ट्रेस में होते हैं तब हम ढंग से सोच नहीं पाते हैं और ना ही कोई डिसीजन लेने लायक होते हैं। ऑथर बताते हैं कि एक स्टडी की गई थी जिसमें पता चला कि जिन पेशेंट्स का प्रीफ्रंटल अमिगडाला सर्किट डैमेज हुआ है उनमें डिसीजंस मेकिंग पावर खत्म हो चुकी होती है। हालांकि उनका आईक्यू पहले जैसा ही है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ के सही पर्सनल डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। प्रीफ्रंटल अमिगडाला सर्किट थॉट्स और इमोशंस का कनेक्शन होता है और अगर यही डैमेज हो जाए तो आप नॉर्मल से डे टू डे के डिसीजंस भी ठीक से नहीं ले पाएंगे। आपको अपनी लाइफ में कितनी सक्सेस मिलती है
और आप कितना आगे बढ़ते हैं ये सिर्फ हमारे IQ पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी डिपेंड करता है और IQ से ज्यादा करता है। असल में तो आपकी इंटेलिजेंस आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना काम कर ही नहीं सकती। इमोशंस और थॉट्स की दोस्ती कभी नहीं हो सकती, ये पुरानी सोच है। आज के नए जमाने के साथ हमें इन दोनों को साथ में कैसे काम करवाना है ये जानना होगा, पर पहले इसके बारे में अच्छे से समझना होगा। जो बच्चा अपनी एकेडमिक लाइफ में बेहद अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हो, क्या वो अपने जीवन में आई हुई मुश्किलों से भी ढंग से डील कर पाएगा? खैर, एकेडमिक इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। ग्रेड्स ये डिसाइड नहीं करते कि आप लाइफ में कैसा करने वाले हैं। आप अपने इमोशंस का यूज कैसे करते हैं ये जरूर मायने रखता है। अपने इमोशंस को सही तरीके से इस्तेमाल करके ही आप अपनी लाइफ के डिजायर्ड गोल्स अचीव कर सकते हैं। गोलमैन कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे समझना बेहद जरूरी है। आगे हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है ये हमें हमारी एकेडमिक इंटेलिजेंस पर डिपेंड नहीं करता है। जहां तक एक हाई IQ भी ये डिसाइड नहीं करता है, बल्कि आपके इमोशंस का और आपके थॉट्स का एक परफेक्ट बैलेंस ये डिसाइड करता है। अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि आपको क्यों अपने इमोशंस और इंटेलेक्ट को मिक्स नहीं करना चाहिए। जो लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं और इसमें माहिर हो जाते हैं, वो ही एक खुशहाल और सेटिस्फाइड लाइफ जी पाते हैं, और जो ऐसा नहीं करते हैं वो अपने अंदर चल रहे थॉट्स में ही कंफ्यूज रहते हैं। IQ एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। डैनियल गोलमैन अपनी बुक इमोशनल इंटेलिजेंस में बताते हैं कि IQ हमारी सक्सेस में सिर्फ 20% ही मायने रखता है। अगर किसी इंसान का IQ अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे सक्सेस मिलेगी ही। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ज्यादा IQ वाला इंसान अपनी लाइफ में आई प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर लेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना कितना जरूरी है ये हम जान चुके हैं। तो अब आगे हम इस बुक समरी में बात करेंगे कि इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा सके। स्टेप 1, नोइंग योर इमोशंस। हम अपने इमोशंस को जब तक ध्यान से समझेंगे नहीं और जानेंगे नहीं तो उनका सही से इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस का होना बेहद जरूरी है। जिन लोगों को अपने इमोशंस के बारे में पता नहीं होता है वो अपने डिसीजंस ठीक से नहीं ले पाते हैं और फिर फ्यूचर में अपने डिसीजंस के ऊपर पछताते रहते हैं। जो लोग अपने इमोशंस को और फीलिंग्स को समय समय पर ऑब्जर्व करते रहते हैं वो अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को सही तरीके से लेने की ताकत रखते हैं और जीवन में खुश रहते हैं। अपने इमोशंस को जानने के लिए आप खुद के साथ कुछ समय अकेले में बिताना शुरू करें। स्टेप 2, मैनेजिंग इमोशंस। अगर जीवन है तो मुश्किलें आना तो तय है, लेकिन उन मुश्किलों से लड़ना ही असली हिम्मत है और इसके लिए आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो किसी भी तरह का रिएक्शन देने से पहले सोचें और विचारें, फिर उसके बाद कोई रिस्पॉन्स करें। स्टेप 3, मोटिवेटिंग योरसेल्फ। आपने ये तो सुना ही होगा कि बाहर का मोटिवेशन एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, और अगर आप सच में मोटिवेट होना चाहते हैं तो अपने अंदर से मोटिवेशन को खोजें। ये है परमानेंट सॉल्यूशन, क्योंकि आपके अंदर का मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होगा। इसकी वजह से आप अपने काम में हाईली इफेक्टिव और प्रोडक्टिव बन पाएंगे। जैसे हम समय समय पर खाना खाते हैं, उसी तरह हमारे लिए मोटिवेशन भी जरूरी है। समय समय पर हमें खुद को अपने गोल्स याद दिलाते रहना चाहिए और खुद को उनको पाने के लिए मोटिवेट करते रहना चाहिए। स्टेप 4, टेक केयर ऑफ अदर्स इमोशंस टू। जब बात इमोशंस की होती है तो ये सिर्फ आपके इमोशंस की नहीं बल्कि दूसरे लोगों के इमोशंस और फीलिंग्स की भी होती है। लोगों के लिए एम्पैथी दिखाएं और थोड़ा सा उनकी फीलिंग्स को लेकर सेंसिटिव हो जाएं, क्योंकि आपको आखिर काम तो उनके साथ ही करना है, तो उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करें। स्टेप 5, हैंडलिंग रिलेशनशिप्स। ऑथर कहते हैं कि अपनी रिलेशनशिप्स को हैंडल करना आसान नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों में इमोशंस को मैनेज करना इसका एक मेजर पार्ट है। खुद के इमोशंस तो हैंडल करना जरूरी है ही, लेकिन अगर आप दूसरों के इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं तो आपके रिलेशंस भी सही रहेंगे। इंटेलेक्ट और इमोशंस। कभी कभी हम अपनी बुद्धि को और अपनी फीलिंग्स को ऐसे मिला देते हैं कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। इंटेलेक्ट और इमोशंस को मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से और अपने अपने तरीके से काम करते हैं। IQ को तो हम टेस्ट के जरिए चेक कर सकते हैं, लेकिन अब तक इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने का ऐसा कोई तरीका नहीं निकाला गया है।
हाँ, लेकिन इमोशंस के बारे में रिसर्चेस तो खूब हुई हैं और किसी के इमोशंस को देखने के लिए उसके एक्सप्रेशंस को स्टडी किया जाता है और किस सिचुएशन में एक इंसान किस तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस देता है, इसे कहते हैं एम्पैथी, यानी कि किसी की फीलिंग्स और इमोशंस को समझना। ऑथर बताते हैं कि एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है और वो खुद के बारे में पॉजिटिव सोचता है, जिसकी वजह से हमें खुद में कॉन्फिडेंस आता है और वो अपने स्ट्रेस से बड़ी ही आसानी से डील कर लेते हैं। उनकी डिसीजन मेकिंग पावर तो सुधरती ही है और साथ ही साथ वो अपनी लाइफ में बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड भी रहते हैं। आजकल लोगों के असफल होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि उनका खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो खुद पर डाउट ही करते रहते हैं। सामने वाला उनसे आकर जो भी बोल देता है और वो उसे ही सच मान लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस डाउट का कारण कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी भी है। जब हम खुद को और अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तब दूसरे हमारे बारे में कैसा सोचते हैं, चाहे फिर वो सही हो या गलत हो, उसे ही सच मान लेते हैं। जो लोग अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, उनके लिए सक्सेस पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। IQ सक्सेस के लिए जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ आपकी स्कूल या कॉलेज तक ही सीमित रहेगी। लेकिन आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आपको जीवन की मुश्किलों से लड़ना सिखाएगी और सक्सेस को कैसे हासिल करना है ये भी सिखाएगी। IQ और इमोशनल इंटेलिजेंस को मिक्स करना गलत है, क्योंकि सिचुएशंस अलग अलग होती हैं और हर सिचुएशन में हमें एक ही तरीके से नहीं सोचना होता है। हमें हर पहलू को ध्यान में रखकर फैसले लेने होते हैं। ऑथर बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें जिंदा होने का एहसास दिलाती है। हमारे इमोशंस ही हमें एक दूसरे से जुड़े रहने का एहसास दिलाते हैं। अगर ये ना होते तो हम एक दूसरे से कनेक्शन कैसे बना पाते। नोइंग योरसेल्फ, खुद को जानना कितना जरूरी है। ऑथर डैनियल गोलमैन बताते हैं कि ज्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसी बात नहीं है कि वो कोशिश नहीं करते, बल्कि वो गलत तरीके को अपनाते हैं। लोगों को लगता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब है कि उन्हें बाहर आने से रोकना, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह सही तरीका है? बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने इमोशंस को ठीक तरीके से समझना होगा और इन्हें समझने के लिए आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। आपको अपने इमोशंस को रोकने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि आपको सबसे पहले इन्हें ऑब्जर्व करना है और थोड़ा अकेले में खुद के साथ समय बिताना है। इमोशंस को हैंडल करने के मामले में लोग 3 तरह के होते हैं। 1, सेल्फ अवेयर। ये लोग जानते हैं कि इन्हें क्या फील हो रहा है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जिसमें इनको गुस्सा आता है, तो ये तुरंत ही रिएक्ट नहीं करते हैं, बल्कि खुद को खुद से अलग हटाकर देखते हैं और अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर इनके साथ ये क्या हो रहा है और किस तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए। नंबर 2, इनगल्फ्ड। ऐसे लोग किसी भी खराब सिचुएशन से निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं और हमेशा ही बैड मूड में रहते हैं। उनके आसपास के लोग भी उनसे खुश नहीं रहते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये लोग अपने इमोशंस को नहीं, बल्कि इनके इमोशंस इन लोगों को कंट्रोल करते हैं। ऐसे लोग खुद की हेल्प भी नहीं करना चाहते। ये लोग अपनी फीलिंग से अवेयर ही नहीं होते हैं और जैसा चल रहा होता है वैसे ही चलने देते हैं। नंबर 3, एक्सेप्टिंग। कुछ लोग इस बात से तो अवेयर होते हैं कि वो फील क्या कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें बदलना नहीं चाहते और अपने हर तरीके के इमोशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। इमोशंस एक इंसान के लिए कितने जरूरी हैं, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि एक बार एक इंसान को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जिसको सर्जरी से हटाया गया, लेकिन ट्यूमर के साथ साथ उसके ब्रेन का प्रीफ्रंटल एरिया का कुछ पार्ट भी रिमूव हो गया था, जिसकी वजह से उसे कैसे भी इमोशंस फील नहीं हो रहे थे और उसकी डिसीजन मेकिंग पावर एकदम ही खत्म हो चुकी थी। ऐसे में वो जो भी डिसीजन लेता था वो बेहद ही खतरनाक साबित हो रहा था। फीलिंग्स कितनी जरूरी होती हैं, इसका अंदाजा हम इस एग्जाम्पल से लगा सकते हैं, जहां एक तरफ ज्यादा इमोशंस को इन्वॉल्व करना भी हमारी समझ को कम कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ इमोशंस के अवेयरनेस की कमी भी भयानक साबित हो सकती है। हमारे जीवन के कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जहां हम सिर्फ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं, बल्कि अपने इमोशंस का इस्तेमाल भी करते हैं और ये जरूरी भी होता है। आपकी जिंदगी में गोल की क्या इंपॉर्टेंस है? हम सभी की लाइफ का कोई ना कोई एम जरूर होता है जिसके लिए हम काम करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। जिंदगी में अगर कोई गोल ना हो तो जीने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी गोल के साथ ही आता है।
और उस गोल को पूरा करने में हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स भी मदद करती हैं। जैसे एक गोल होना जरूरी है, वैसे ही फीलिंग्स का होना इंसानों के लिए जरूरी है। हम पहले ये जान चुके हैं कि कैसे हमें सेल्फ अवेयर रहना है और अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करके उन्हें कंट्रोल करना है। जब आप खुश रहते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है, लेकिन ये पूछना भी जरूरी है, क्योंकि आजकल लोग बेवजह ही दुखी रहते हैं। उनके जीवन में इतनी मुश्किलें नहीं हैं, लेकिन वो अपने दिमाग में उन्हें बड़ा करते रहते हैं और बिना वजह के खुद को स्ट्रेस देते रहते हैं। अगर हम ओवर थिंकिंग बंद कर दें तो हमारे जीवन की आधे से ज्यादा तकलीफें खत्म हो जाएंगी और खुशियां तो फिर आनी ही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में अब मुश्किलों का आना बंद हो जाएगा, और ऐसा सही भी नहीं है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि अगर हम एक ही तरह का हमेशा फील करते रहेंगे तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक उजाले की कीमत समझ में नहीं आती। तो इसी हिसाब से सारे ही इमोशंस और फीलिंग्स हमारे लिए जरूरी हैं, और तब भी हम हर तरह के इमोशन को एंजॉय कर पाएंगे और उससे अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। हमारा दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है और एक के बाद एक थॉट्स आते रहते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम किस बारे में सोच रहे थे और अचानक से ये क्या ही सोचने लगे। हमें अपने दिमाग की इस फुसफुसाहट को कम करना है, पर हम ये करें कैसे? इसका जवाब भी सेम ही है। हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और अपने थॉट्स को भी काबू में कर सकते हैं। बस हमें अपने आप के साथ थोड़ा क्वालिटी समय बिताना है और खुद से कई सारे सवाल करते रहना है कि क्या आप सही रास्ते पर जा रहे हैं? जीवन में आपका जो लक्ष्य है, क्या आप उसके करीब बढ़ रहे हैं? आप बाकी लोगों के साथ सही से पेश आते भी हैं या नहीं? आप खुद के इमोशंस को दबाकर तो नहीं रखते? ऐसे कई सारे सवाल खुद से कीजिए और उनके जवाब भी आपको मिलते चले जाएंगे। अपने इमोशंस को मैनेज करना एक दो दिन की बात नहीं है, बल्कि हमें इसकी प्रैक्टिस करके अपने जीवन में ढालना सीखना पड़ेगा। तभी हम इमोशनली इंटेलिजेंट बन पाएंगे। इस एपिसोड में सबसे जरूरी बात जो हमने सीखी वो है खुद के साथ समय बिताना। आप भी अपने डेली शेड्यूल में ऐसा एक समय निर्धारित कर सकते हैं जब आप कोई दूसरा काम ना कर रहे हो, सिर्फ शांति से बैठकर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो। एंकर और फ्री, क्या आप गुस्से में सही तरीके से काम कर सकते हैं? हम गुस्से को कैसे काबू में कर सकते हैं? क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। क्या आप भी ऐसे लोगों में आते हैं जो गुस्से में खुद पर काबू नहीं कर पाते और अपना आपा खो बैठते हैं? आप चाहते हैं कि गुस्सा ना करें और इसे कंट्रोल करें, लेकिन जब आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते तब आपका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। ये प्रॉब्लम कई सारे लोगों के साथ है और इसका सॉल्यूशन बड़े ही कम लोग निकाल पाते हैं। ऑथर डैनियल गोलमैन बताते हैं कि जब भी किसी इंसान को गुस्सा आता है तो धीरे धीरे उसकी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होने शुरू हो जाते हैं और फिर उसका गुस्सा भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि गुस्सा गुस्से को जन्म देता है। इस तरह की कंडीशन में इंसान का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उसे खुद ही समझ में नहीं आता और न ही वो किसी और इंसान की सुनने को तैयार होता है। ये कंडीशन हमारे लिए और हमसे जुड़े हुए लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसे सुधारने के लिए हमें जब गुस्सा आए तब शुरू में ही खुद को समझाना है कि किस तरह से बिहेव किया जाए। जब भी गुस्सा आने वाली सिचुएशन पैदा हो तभी आप अलर्ट हो जाएं और खुद को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। ये जितनी जल्दी गुस्सा आने वाली स्टेज में हो जाए उतना ही ठीक है। रिलैक्सेशन, ऑथर बताते हैं कि जब वो 13 साल के थे तब गुस्से में एक बार घर से निकल गए, ये कहकर कि अब वो कभी घर नहीं लौटेंगे। गर्मी का समय था और आथर चलते गए और आसपास के वातावरण को महसूस करते गए और उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत होता चला गया। उन्हें अच्छा महसूस होने लगा। फिर वो घर वापस लौट कर आ गए। आगे जब भी ऑथर को कभी उदास महसूस होता या गुस्सा आता तो वो यही टेक्निक अपनाते और खुद को शांत कर देते। हम भी ऐसा अपने जीवन में कर सकते हैं। जब भी गुस्सा आए तो किसी ऐसी खुली जगह चले जाएं जहां शांति हो और आप नेचर के करीब हो, क्योंकि नेचर में एक हीलिंग पावर होती है जो हमें शांत करती है और अच्छा महसूस करवाती है। आप चाहें तो एक लॉन्ग ड्राइव पर अकेले जा सकते हैं जिससे आपको खुद के लिए समय मिल सके और सिचुएशन को अलग से देखकर आप सही डिसीजंस ले सकें। अपने गुस्से को शांत करने के लिए कुछ लोग रनिंग या कोई ऐसी ही फिजिकल एक्टिविटी का यूज भी करते हैं। आप मेडिटेशन का इस्तेमाल भी करके देख सकते हैं। मेडिटेशन करने के कई सारे फायदे हैं। इससे आपको अपने जीवन में
क्लैरिटी मिलेगी और इससे आपकी फोकस करने की और कंसंट्रेट करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। ये आपके अग्रेशन को और गुस्से को कई गुना तक कम कर सकता है। आप अंदर से शांत महसूस करेंगे। आप दिन में सुबह या शाम थोड़ा सा समय निकालकर मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। चिंता करने के नुकसान। आप किसी काम को करना शुरू करते हैं और उसे खत्म भी कर लेते हैं, लेकिन उस काम को पूरा करने के बाद भी क्या आप उसके बारे में ही सोचते रहते हैं? आप उसी के बारे में चिंता करते रहते हैं और कई सारे सवाल आपके दिमाग में पैदा होते रहते हैं। ये एकदम सच बात है कि हमारा काम तो छोटा सा होता है, पर जब तक वो खत्म नहीं हो जाता हम उसके बारे में सोच सोच कर खुद को चिंता और तनाव में डाल लेते हैं, जिसके कारण हमारे काम बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी चिंता करना ठीक रहता है, लेकिन बार बार एक ही चीज को रिपीट करते रहने से आपकी मेंटल स्टेट पर गलत असर पड़ता है। कुछ लोगों की आदत होती है हर छोटी बड़ी बात के बारे में सोचते रहने की और कई सारी चीजें अपने मन के अनुसार उसमें जोड़ लेने की। वो जहां भी जाते हैं अपनी चिंता और अनश्योरिटी साथ ले जाते हैं, जिसकी वजह से उनके आसपास के लोग उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते और उनसे दूर भागते हैं। वो भले ही आपके सामने आपसे कुछ ना बोलें, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि चिंताएं सभी के पास हैं और इंसान तो शांति ढूंढता है। और इसमें भी अगर कोई और उसके पास अपनी चिंताएं लेकर पहुंच जाए तो आप ही सोचिए क्या होगा। इसलिए चिंता करने से और ओवर थिंकिंग करने से आपको कुछ हासिल नहीं होता है, क्योंकि जो होना होता है वही होगा। आप बस वो करें जो आपके हाथ में हो और उसमें अपना 100% दें। उसके बाद आपका काम खत्म। चिंता करने के फायदे। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि ज्यादा चिंता करने से क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, लेकिन क्या थोड़ी बहुत चिंता जरूरी है? जी हां, तो जवाब है हां, क्योंकि कोई चीज हमारे लिए नुकसानदायक साबित तब होती है जब हम उसे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी बात की टेंशन लेते हैं तब हमारे दिमाग में कई खतरे आते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, जो हमें पहले से किसी भी मुश्किल के लिए प्रिपेयर्ड रहने के लिए मोटिवेट करता है। हम इसकी वजह से आगे आने वाली मुश्किलों से लड़ने के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं और कभी कभी ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी साबित होता है, क्योंकि ये बाद में हमारा समय बचाता है। कंक्लूजन ये है कि किसी चीज के बारे में सोचना गलत नहीं है, उसके अच्छे बुरे हर एस्पेक्ट के बारे में भी सोचना गलत नहीं है। अगर कुछ गलत है तो वो है किसी थॉट को खुद पर हावी होने देना और अपने विचारों पर कंट्रोल ना होना। लिमिट में हर चीज फायदा देती है और लिमिट से बाहर सब नुकसान करता है। मूड लिफ्टर्स। कभी कभी हमारे साथ जब कुछ गलत हो जाता है तब तो जैसे तैसे हम उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन उसके निकल जाने के बाद भी हम जब घंटों और कुछ लोग तो कई दिनों तक उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, तब हमें स्ट्रेस होने लगता है और अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो ये डिप्रेशन की ओर ले जाता है। आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ ही होगा। पर ये तो रही प्रॉब्लम की बात। अब फोकस करते हैं सॉल्यूशन की ओर। लोगों को लगता है कि जी भरकर रोने से उनका दुख कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सबके साथ काम नहीं करता। हम जितने समय तक रोते हैं उतने समय के लिए अपना दुख कम करने की बजाय और बढ़ा लेते हैं और इससे हम उस बारे में और भी ज्यादा सोचने लगते हैं। कैसे हम अपने आप को उस ओवर थिंकिंग वाली स्टेज पर पहुंचने से रोक सकते हैं या फिर खुद को किसी और तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। ऑथर कुछ तरीके बताते हैं जिनके जरिए हम खुद को ऐसी सिचुएशन से अलग रख सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज। ऑथर लिखते हैं कि किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स निकलने लगते हैं जो हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। हम जब भी अपनी लाइफ में लो फील करें तब अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है और हमारी ओवर थिंकिंग भी खत्म होती जाती है। शेयरिंग योरसेल्फ। खुद का उत्साह बढ़ाना अपने स्ट्रेस को कम करने का एक अच्छा तरीका है। हम खुद को अच्छा महसूस करवाने के लिए खुद को गिफ्ट्स दे सकते हैं और कुछ नया ट्राई कर सकते हैं जिससे हमें अच्छा महसूस हो। हम पहले ये तो जान ही चुके हैं कि खुद को मोटिवेशन का डोज देना कितना जरूरी है। किसी भी काम को या लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें उसके प्रति लगातार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है और जो मोटिवेशन अंदर से आता है वो परमानेंट होता है। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। जब हम डिस्टर्ब्ड होते हैं तब हम खुद को अच्छा फील करवाने के लिए कुछ खा भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये सिर्फ ईटिंग तक ही सीमित रहे, कहीं इमोशनल ईटिंग ना बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये तकलीफ कम करने की बजाय और बढ़ा देगी।
अल्कोहल जैसी चीजों से दूर रहें, वरना यह आपको बर्बाद कर देगा और ये टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है जिसके नुकसान बाद में आपको झेलने पड़ सकते हैं। सरेंडरिंग। कभी कभी कुछ लोग अपनी सिचुएशंस को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर अपने दुख और तकलीफ को भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको भी आगे लो फील हो तो आप खुद को अच्छा महसूस करवाने के लिए इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि हर तरीका हर इंसान पर काम नहीं करता और आप भी थोड़ा एक्सप्लोर करके देखें कि आपको कौन सा तरीका बेस्ट सूट करता है। द मास्टर एप्टीट्यूड। जब आप किसी से नाराज होते हैं या कोई आपसे नाराज होता है, क्या तब आप अपने कामों को ढंग से कर पाते हैं या आप भी उसके बारे में ही सोचते रहते हैं? इस एपिसोड में इसके बारे में ही चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसका उपाय आखिर क्या हो सकता है। ऑथर डैनियल गोलमैन हमें बताते हैं कि जब हम इमोशनली अपसेट होते हैं तब हम अपने किसी भी काम पर कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं और हम उसी बारे में बार बार सोचते रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स टेंशन में होते हैं, चिंतित होते हैं या नाराज होते हैं, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन रहता है और उनका कॉन्फिडेंस भी कम रहता है। जब हम ऐसी कंडीशन में होते हैं तब हम सीधा नहीं सोच पाते हैं। द मार्शमैलो टेस्ट। 4 साल के बच्चों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें बच्चों के सामने 2 मार्शमैलोज रखे गए थे और बच्चों से कहा गया कि अगर वो थोड़ी देर तक सब्र करेंगे तो उन्हें दोनों मार्शमैलोज खाने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो चाहें तो अभी खा सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 1 मार्शमैलो मिलेगा। कुछ बच्चों ने उसी वक्त 1 मार्शमैलो खाने का डिसीजन लिया और कुछ ने सब्र किया तो उन्हें 2 मार्शमैलो खाने को मिले। इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों का सेल्फ कंट्रोल देखा गया कि कौन सबसे ज्यादा खुद को कंट्रोल कर सकता है। जो बच्चे वेट करना चाह रहे थे उन्होंने खुद को मार्शमैलो के लालच में बचाने के लिए अपना ध्यान भटकाने की कई सारी कोशिशें की। कोई गाना गाने लगा, किसी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ तो सोने की कोशिश करने लगे और आखिर में उनकी कोशिश कामयाब हुई और उन्हें रिवॉर्ड में 2 मार्शमैलोज मिले। उन सारे बच्चों को आगे तक स्टडी किया गया और पाया गया कि जिन बच्चों ने पेशेंस रखा था और उसी वक्त मार्शमैलो नहीं खाए थे, उन्होंने आगे अपनी लाइफ में काफी सक्सेस हासिल की और प्रेशर वाली सिचुएशंस को वो काफी सही तरीके से हैंडल कर लेते थे। जब भी उनके सामने कोई चैलेंज आता तो वो उससे घबराने की बजाय उसमें अपॉर्चुनिटी खोजते और उससे समझदारी से डील करते। उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखता था और वो जो भी डिसीजंस लेते थे उस पर खड़े रहते थे। और जिन बच्चों ने पेशेंस नहीं रखा था उनके साथ ठीक उल्टा था। वो अपनी लाइफ की छोटी से छोटी परेशानी से डील करना तो दूर की बात, उससे घबरा जाते थे और प्रेशर वाली सिचुएशंस को भी हैंडल नहीं कर पाते थे। वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हिला हुआ था। वो खुद को हमेशा ब्लेम करते रहते थे और सिचुएशन को सही करने की हिम्मत उनमें नहीं होती थी। वो बच्चे पेशेंस रखने वाले बच्चों से अपनी लाइफ में कम ही अचीव कर पाए। जिन बच्चों में पेशेंस था उनकी स्टूडेंट लाइफ भी काफी अच्छी रही और वो अपने थॉट्स को अपने शब्दों में अच्छे से रख पाते थे और बेटर प्लान्स बनाते थे और उन्हें कंसंट्रेट करने में भी आसानी होती थी। होप एंड बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। गोलमैन बताते हैं कि जो लोग अपने जीवन में अपनी उम्मीद को जिंदा रखते हैं वो जीवन में ज्यादा सक्सेस भी हासिल करते हैं। वो कहते हैं ना कि किसी भी काम को करने के लिए एक उम्मीद का सहारा ही काफी है। जो स्टूडेंट्स ज्यादा होपफुल होते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं वो अपने एग्जाम्स में उन लोगों से अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं जिन्हें खुद पर डाउट रहता है और हमेशा गलत सोचते रहते हैं और डरे हुए भी रहते हैं। जो लोग अपनी होप्स हाई रखते हैं वो ऊंचे ऊंचे गोल सेट करते हैं और उन्हें कैसे पूरा करना है ये भी अच्छी तरह से जानते हैं। आपको भी अपनी होप नहीं छोड़नी है। अगर आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं तो ज्यादा सोचे नहीं, बस उसे शुरू करने की पहली स्टेप लें और खुद पर भरोसा रखें। एक उम्मीद रखें कि आप सफल जरूर होंगे। होप हमें ताकत देती है और अगर एक तरह से देखा जाए तो इस दुनिया में हर चीज उम्मीद पर ही टिकी हुई है। जिंदगी जितनी आसान लगती है दोस्तों उतनी होती नहीं है। अगर आपने कुछ और प्लान्स बनाए हैं तो लाइफ आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देगी कि आपको अपने प्लान्स बदलने पड़ जाएंगे। लेकिन ऐसे समय में हमारी मदद करता है हमारा खुद पर और ऊपर वाले पर भरोसा कि सब ठीक हो जाएगा। अगर ऑप्टिमिस्टिक रहने से सब कुछ ठीक ही हो जाता है तो लोग फिर फेल क्यों होते हैं? ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा। तो इसी बात का जवाब देते हुए ऑथर लिखते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक होने का ये मतलब नहीं है कि आपको फेलियर्स हाथ नहीं लगेगी।
बल्कि आप अपनी फेलियर्स को कैसे देखते हैं ये जरूरी है। जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो अपनी हार को एक सबक की तरह देखते हैं और उस कोशिश में जो भी गलतियां हुई उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस में किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं ये डिसाइड करता है कि आप ऑप्टिमिस्टिक या होपफुल हैं या नहीं। द फ्लो स्टेट। कभी कभी जब हम अपना कोई काम करते हैं तो काम करते करते हमें यह महसूस ही नहीं होता कि कितना समय बीत चुका है और हमें अपने आसपास हो रही चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है और हम अपने काम में ही खो जाते हैं। हमें यह भी महसूस नहीं होता कि हम खुद भी एग्जिस्ट करते हैं, हम उस काम में इतना रम जाते हैं। ऑथर इस तरह की कंडीशन को फ्लो स्टेट कहते हैं। गोल्डमैन बताते हैं कि हम अपने फ्लो स्टेट में अपने पीक परफॉर्मेंस पर होते हैं और इसमें हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस का बेस्ट यूज हो रहा होता है। जब हम फ्लो स्टेट में होते हैं तब हम सेल्फ कॉन्शियस भी नहीं रहते और एक ही धुन में खो जाते हैं। वही लोग इस स्टेट तक पहुंच पाते हैं जो अपनी स्किल में मास्टर होते हैं और जब भी फ्लो में होते हैं तब वो ये नहीं सोचते कि वो कैसा कर रहे हैं, वो बस उसे करते चले जाते हैं। आपको भी अपनी स्किल्स को शार्प करते जाना है और अपने काम में मास्टर बनना है, जिससे कि जब भी आप उस काम को करें तो आप उसमें फ्लो स्टेट को अचीव कर पाएं। एम्पैथी एंड लाइफ। ऑथर डैनियल गोलमैन बताते हैं कि कैसे एम्पैथी की कमी होने से लोग कोल्ड और इमोशनलेस हो जाते हैं और दूसरों के दर्द और दुख को समझ नहीं पाते। ऑथर बताते हैं कि एम्पैथी सेल्फ अवेयरनेस से बिल्ड होकर बनती है और हम जितना अपनी फीलिंग्स के लिए अवेयर होंगे उतना ही हम दूसरों की फीलिंग्स को भी अच्छे से समझ पाएंगे। जिन लोगों में एम्पैथी की कमी होती है वो लोग क्राइम की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों की तकलीफ से कुछ भी असर नहीं पड़ता। जनरली विमेन मैन के मुकाबले ज्यादा एम्पैथेटिक होती हैं और दूसरों की सिचुएशन और तकलीफ समझने की ताकत भी उनमें ज्यादा होती है। क्या आपने कभी नॉन वर्बल इमोशंस के बारे में सुना है? आप इसे अपनी डेली लाइफ में महसूस करते होंगे और इसका इस्तेमाल भी करते होंगे। जब कोई भी शब्द बोला ना जाए और सिर्फ एक्शंस और फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए हमें किसी की फीलिंग्स को समझना हो तो वो होता है नॉन वर्बल इमोशन। इससे हम डेली डील करते हैं। कभी कभी अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमें शब्दों की जरूरत नहीं होती है। हम अपने चेहरे के हाव भाव के द्वारा भी अपने अंदर की फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। डैनियल गोल्डमैन अपनी किताब में लिखते हैं कि एम्पैथी किसी भी इंसान में उसके इन्फेंट स्टेज से ही देखने को मिल जाती है। जब बच्चे किसी और बच्चे को रोता देखते हैं तो वो खुद भी रोने लगते हैं। जब वो थोड़े बड़े होने लगते हैं तब उन्हें ये रियलाइज होता है कि अपने दुख और दूसरों के दुख में क्या डिफरेंस होता है। जब कोई बच्चा अपनी उंगली में चोट लगा लेता है तो एक छोटा बच्चा उसे देखकर अपनी उंगली मुंह में डाल लेता है। उसे लगता है कि उसके भी चोट लगी हुई है। देख देख कर वो सीखते हैं। ऑथर इसे मोटर मिमिक्री कहते हैं। जब बच्चे 2 या 2.5 साल के हो जाते हैं तो ये मोटर मिमिक्री फेड होने लगती है और तब बच्चे अपनी फीलिंग्स और दूसरों की फीलिंग्स में अंतर करना सीख जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें एक माँ से कहा गया था कि उन्हें अपने एक बच्चे को ज्यादा रिस्पॉन्स देना है और एक को कम रिस्पॉन्स देना है। इसमें जिस बच्चे पर कम ध्यान दिया गया था उसका इमोशनल इंटेलिजेंस सही से डेवलप नहीं हो पाया था और वो इमोशनली वीक भी हो गया था। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि बचपन से ही बच्चों को इग्नोर करने के कई सारे नुकसान हो सकते हैं। उनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है और ऐसे बच्चों का डिप्रेशन में जाने का खतरा ज्यादा होता है। ज्यादातर क्रिमिनल्स में ये देखने को मिला है कि उनके बचपन में उन पर कम ध्यान दिया गया था, इसलिए उनका दिमाग गलत कामों की तरफ चला जाता है। ऐसे बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहद कम होता है और उन्हें लगता है कि कोई भी उनके साथ नहीं है, न ही कोई उनकी फीलिंग्स और इमोशंस को समझने की कोशिश करता है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो बचपन से ही अपने बच्चों के इमोशंस को समझने की कोशिश करें, उनसे बात करें और उनकी प्रॉब्लम्स को जानने और सुलझाने के बारे में डिस्कस करें। बच्चों पर ध्यान देना बड़ा जरूरी होता है और अगर उन्हें ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दिया गया तो वो गलत कामों की ओर बढ़ते जाते हैं। ऐसे बच्चे अपने इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को हैंडल नहीं कर पाते हैं और आगे चलकर ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। एम्पैथी एंड एथिक्स। ऑथर अपनी किताब में बताते हैं कि किसी और की तकलीफों को जब तक हम अपनी तकलीफ नहीं समझते तब तक हम उनकी फीलिंग्स और इमोशंस को नहीं समझ सकते और ना ही हम एम्पैथी शो कर सकते हैं। हम जब भी कोई जजमेंट लेते हैं तब हम सामने वाले की फीलिंग्स को ध्यान में रखकर लेते हैं।
हम अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हैं उनमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर की उस इंसान के लिए एम्पैथी सामने आ ही जाती है। द माइंड ऑफ द मोल्स्टर। कुछ देर पहले हमने ये जाना कि बचपन में जिन बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स क्वालिटी टाइम कम स्पेंड करते हैं या उनको कम रिस्पॉन्ड करते हैं, उन बच्चों में एम्पैथी देखने को नहीं मिलती है। वो दूसरों के दुख और तकलीफ को महसूस तो दूर की बात समझ भी नहीं पाते। ऐसे बच्चे आगे जाकर क्राइम करने लग जाते हैं। लेकिन जब वो गलत काम करते हैं तो क्या उनके दिमाग में ये नहीं आता कि ऐसा गलत है और इससे सामने वाले को नुकसान होगा और उन्हें खुद भी बाद में इसकी सजा मिलेगी? चलो दूसरों की तकलीफ तो छोड़ो, लेकिन क्या वो खुद के बारे में नहीं सोचते कि बाद में उनको तकलीफ होगी? आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या चलता रहता है कि उनका डर एकदम ही खत्म हो जाता है और ऐसे बनकर वो क्राइम करते चले जाते हैं। जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, उन सभी में एक साइकोलॉजिकल फॉल्ट सेम है, जो है कि उन्हें एम्पैथी फील ही नहीं होती। विक्टिम्स की प्रॉब्लम्स को वो महसूस ही नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो एकदम सही काम कर रहे हैं। जो रैपिस्ट होते हैं उन्हें लगता है कि विक्टिम्स उनसे यही चाहते हैं, और अगर सामने वाला इसको रेजिस्ट करे तब भी उन्हें यही लगता है कि उसे ये चाहिए, इसलिए वो गलत काम करते जाते हैं। उनके दिमाग में कहीं भी ऐसा ख्याल नहीं आता कि वो किसी का नुकसान कर रहे हैं। चाइल्ड मोल्स्टर्स के केस में भी यही है। उन्हें लगता है कि वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। जो फिजिकली अब्यूसिव पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को मारते हैं और इसका जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि ये सब उनके बच्चों के लिए सही है और इससे ही उनमें डिसिप्लिन पैदा होगा। लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि ये एकदम गलत है। ये क्राइम शुरू कहां से होता है? जब भी कोई ऐसा इंसान जिसे एम्पैथी फील नहीं होती हो किसी वजह से गुस्से में होता है या दुखी होता है, तब वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए क्राइम का हाथ पकड़ता है और इस तरह से खुद को सेटिस्फाइड फील करवाता है। जब क्रिमिनल्स का मेडिकल चेकअप किया जाता है तब पाया जाता है कि उनके ब्रेन में कुछ ना कुछ बायोलॉजिकली कमियां होती हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे बन जाते हैं। और हम पहले ये देख चुके हैं कि जिनके साथ बचपन में कुछ गलत हुआ होता है या उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, वो भी आगे चलकर क्रिमिनल्स बन जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी क्राइम करने लग जाते हैं। जब किसी क्रिमिनल को शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है तब उसमें कोई डर नहीं दिखता है। ऐसा स्टडी किया गया है कि क्रिमिनल्स को फ्यूचर पनिशमेंट का कोई डर नहीं होता है, उन्हें फिजिकल पेन भी फील नहीं होता है। कुछ लोगों के क्राइम करने के रीजंस अलग होते हैं। वो जानबूझकर क्राइम करते हैं, उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ होता है और ना ही उनके मेंटल स्टेट में कोई प्रॉब्लम होती है। इमोशंस एंड इंटीमेट एनिमीज। किसी भी रिलेशनशिप को अच्छे से हैंडल करने के लिए जो कोर एलिमेंट होता है वो क्या होता है? इमोशनल सिंक्रोनी। ऑथर बताते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए जो सबसे जरूरी होता है वो है इमोशंस को मैनेज करना और एम्पैथी शो करना। अगर कोई रिलेशनशिप ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व्ड हैं, या तो वो अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अब ये आपको सोचना है कि इनमें से क्या कमी है। ऑथर बताते हैं कि जब भी हमारे सामने कोई भी इंसान अपने इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है और अपनी बात कहते समय जो एक्सप्रेशंस देता है, हम भी धीरे धीरे वैसे ही करने लगते हैं, यानी कि हम उसे मिमिक करने लगते हैं और सामने वाले की फीलिंग्स को समझने की कोशिश भी करते हैं। जब सामने वाला आपका कोई सही पॉइंट सामने रखता है तो हम भी उसके साथ सिर हिलाने लगते हैं। ये जो सिंक्रोनी दो लोगों के बीच बनती है ये बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एम्पैथी का पहला स्टेप ही होता है। सामने वाले की फीलिंग्स को भी आप तभी समझ पाएंगे। ऑथर इसे इमोशनल सिंक्रोनी कहते हैं। जब भी दो लोग सिंक्रोनाइज्ड होते हैं तो इसका मतलब कि वो दोनों इमोशनली इन्वॉल्व्ड हैं और एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी अपने रिलेशनशिप्स में ऐसे ही करना है और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को अपने पार्टनर को ढंग से एक्सप्रेस कर पाएंगे। क्या आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में जानते हैं? ऑथर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के 4 कंपोनेंट्स के बारे में हमें बताते हैं। नंबर 1, ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप्स। एक अच्छा लीडर बनने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसे लोगों के एक नेटवर्क को गाइड करना होता है और उन्हें हैंडल भी करना होता है। किसको क्या क्या काम करना है जो ये डिसाइड करता है, टीम लीडर बन जाता है। 2, नेगोशिएटिंग सॉल्यूशंस। जिन लोगों के पास ये काबिलियत होती है वो लोग अच्छी डील्स बनाते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत ही निकाल लेते हैं।
ये वो लोग होते हैं जो किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम करते हैं। नंबर 3, पर्सनल कनेक्शन। सामने वाले इंसान के इमोशंस को अच्छे से समझना ही आर्ट ऑफ रिलेशनशिप है। जिन लोगों के अंदर ये एबिलिटी होती है, ऐसे लोग अपनी रिलेशनशिप्स को हमेशा हेल्दी रखते हैं और एक अच्छे दोस्त और पार्टनर के रूप में उभर कर आते हैं। 4, सोशल एनालिसिस। अपनी गुड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर लोगों के इमोशंस को समझने की एबिलिटी आपको एक अच्छा काउंसलर बना सकती है। जिन लोगों में ये एबिलिटी होती है, वो दूसरों की बातों से या सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से ही उनकी फीलिंग्स को समझ जाते हैं। अगर आप इन एबिलिटीज को अपने अंदर लाने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप सोशली सक्सेसफुल आसानी से बन जाएंगे और ये आपकी रिलेशनशिप्स में भी हेल्प करेगा। आजकल डाइवोर्सेस का रेट इतना बढ़ क्यों रहा है? ऑथर बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका में डाइवोर्स रेट 50% तक पहुंच गए हैं। पर ऐसा क्यों होता जा रहा है? ऐसा सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि इसके पीछे कई और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स शामिल हैं। जैसे कि आजकल विमेन ज्यादा इंडिपेंडेंट हो रही हैं, तो उनकी डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। और पहले डाइवोर्सेस को लेकर एक सोशल स्टिग्मा था, जो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो अपने डिसीजंस खुद लेती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी कोई रोल प्ले नहीं करती। बचपन से ही पेरेंट्स अपने अपने सन और डॉटर्स की अलग अलग तरह से इमोशनल फीलिंग करते हैं। ज्यादातर मदर्स अपनी डॉटर्स के साथ अपने इमोशंस को डिटेल में और ज्यादा शेयर करती हैं, जिससे वो बातों को समझ सकती हैं और काफी हद तक एक्सप्रेसिव भी हो जाती हैं। लेकिन लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है, इसलिए बड़े होकर वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं बन पाते हैं और रिलेशनशिप्स टूटने का एक मेन रीजन ये भी देखा गया है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो विमेन मैन के मुकाबले ज्यादा एम्पैथी शो करती हैं। अगर इमोशनली देखा जाए तो एक रिलेशनशिप के टूटने के पीछे क्या क्या वजह हो सकती हैं, आइए आपको बताते हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ऑथर बताते हैं कि अगर किसी भी रिलेशनशिप को हेल्दी रखना है तो पार्टनर्स का आपस में एक कम्युनिकेशन का होना बेहद जरूरी है। जब भी कपल्स में झगड़े होते हैं तो कई लोग आपस में बात करना ही बंद कर देते हैं और ये रिलेशनशिप में सबसे बेकार बात है, क्योंकि चुप हो जाने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। अगर आप सच में केयर करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखें और सामने वाले की बात को भी ध्यान से सुनें और समझें। 90% प्रॉब्लम्स एक हेल्दी कम्युनिकेशन से ही सॉल्व हो जाएंगे। एक्सप्रेस ना करना। जैसा कि हमने पहले देखा कि आदमी थोड़ा कम एक्सप्रेसिव होते हैं और ये रिलेशनशिप्स में एक ड्रॉबैक साबित हो सकता है। आप अपनी रिलेशन में जो भी फील करें, अच्छा या बुरा, उसे एक्सप्रेस करें और ऑनेस्ट तरीके से अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में समझाएं। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना रिश्ता टूटने की एक बड़ी वजह है। अपनी फीलिंग्स को शेयर ना करने से आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पर गलत असर पड़ सकता है। क्रिटिसाइज करना। आप कंप्लेन करें वो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो ये किसी क्राइम से कम नहीं है। किसी पर भी आपको पर्सनल अटैक करने का कोई हक नहीं है। आपको अगर अपनी बात रखनी है तो एक सही तरीके से रखनी चाहिए और सामने वाले की फीलिंग्स की भी परवाह करनी चाहिए। अगर आपके रिलेशन में इनमें से कोई कमी है तो तुरंत ही से सुधारें और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने और समझाने की कोशिश करें। मैनेजिंग विद हार्ट। इमोशनल इंटेलिजेंस बुक की समरी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दोस्तों कि कैसे अपनी वर्क प्लेस पर हम अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल यानी कि अपनी फीलिंग्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे काम करने में हमें कोई प्रेशर फील ना हो और अपने काम को और भी ज्यादा ताकत और लगन के साथ कर सकें। ऑथर डैनियल गोल्डमैन बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने वर्क प्लेस पर काम तो करते हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स उससे जुड़ती नहीं है और उनका मन ना होने पर भी उन्हें काम ही करना पड़ता है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि लोगों को उनके काम के लिए कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता या सही फीडबैक नहीं मिलता। आप खुद ही सोचिए कि जिसमें आपका मन ना लगता हो, ऐसे काम को आप कितनी देर तक कर पाएंगे, और अगर कर भी लिया तो क्या उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे आ भी पाएंगे या नहीं। जिस काम में हमारा मन लगता है हम उस काम में अपना 100% दे पाते हैं और उसके रिजल्ट्स भी हमें अच्छे मिलते हैं। लेकिन जिसमें हमारा मन नहीं लगता है, हम उस काम को करते वक्त सिर्फ ये सोचते हैं कि वो कब जल्दी से खत्म होगा। कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। वैसे ये सिर्फ मन लगने की बात नहीं है। अगर आप अपने काम में अच्छे से काम भी कर रहे हैं और आपको अपना काम पसंद भी है, लेकिन आपको उसका सही फीडबैक नहीं मिलता, तब भी आपको मन चाहे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे।
अगर आपको आपके काम के लिए कोई फीडबैक ना मिले तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं, आप अपना काम सही कर रहे हैं या नहीं। एक सही फीडबैक मिलना हमारी सक्सेस के लिए बेहद जरूरी है। अगर हमें सही फीडबैक नहीं मिलता है तो हम खुद को बेटर नहीं बना सकते, और अगर हम खुद को बेटर नहीं बनाएंगे तो हम अपने गोल्स से दूर चले जाते जाएंगे और फिर वापस सही रास्ते पर आना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमने पहले के एपिसोड्स में चर्चा की थी कि जब किसी बच्चे को बचपन में प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलता तब बड़े होकर उसकी क्या हालत हो जाती है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी है। जब भी हमें हमारे काम के लिए कोई रिस्पॉन्स या अटेंशन नहीं मिलता है तब इसका हमारे इमोशंस पर बुरा असर पड़ता है। एक अच्छे मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज को सही समय पर सही फीडबैक देते रहना चाहिए। लीडर होने का मतलब ये नहीं होता कि किसी को अपने इशारों पर नचाएं। लीडरशिप में इंसान को अपनी सुपीरियरिटी नहीं दिखानी होती है, बल्कि एक अच्छा लीडर सारे लोगों को उनके गोल्स तक पहुंचने में मदद करता है और सही फीडबैक देकर उनको बेटर वर्जन बनने में मदद करता है। फीडबैक देने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी पर पर्सनल अटैक किया जाए, बल्कि उसके काम के बारे में सही तरीके से बताना और उसे वही सजेशंस देना ही सही फीडबैक देना होता है। अगर किसी को सही फीडबैक नहीं मिलता है तो वो इंसान अंधेरे में है और उसे नहीं पता कि बाकी लोगों के साथ उसे कैसे डील करना है। कुछ मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज को क्रिटिसाइज करते हैं और उन्हें लगता है कि वो उनकी मदद कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म तब तक तो सही है जब तक किसी को पर्सनली अटैक नहीं किया जाए। क्रिटिसिज्म अगर सही तरीके से और पॉइंट पर किया जाए तो ये एडवांटेज साबित होता है, लेकिन अगर किसी को निशाना बनाकर किया जाए तो ये उसके इमोशंस और फीलिंग्स पर गलत असर डाल सकता है। किसी भी इंसान को पर्सनल अटैक करने से पहले कई बार सोचना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ उसकी फीलिंग्स हर्ट नहीं होती बल्कि आपका भी बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके इस तरह के बिहेवियर से लोग आपके साथ काम करने से इनकार कर सकते हैं और इससे आपकी इमेज तो खराब होती ही है। लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में अच्छी बुरी बातें करेंगे और इससे आपके काम पर भी असर पड़ेगा। आर्टफुल क्रिटिक। आपको किसी के बारे में एक जेन्युइन रिस्पॉन्स करना चाहिए और उसको किसी भी तरह के अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। किसी को उसकी गलती के बारे में बताना चाहिए और उसे कैसे सुधारना है इस पर भी डिस्कस करना चाहिए। एक हेल्दी डिस्कशन से आप जल्दी ही किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे और इससे सामने वाले को भी यह एहसास होगा कि आप उसकी दिल से मदद करना चाहते हैं। एक आर्टफुल क्रिटिक इस पर फोकस करता है कि सामने वाले इंसान ने क्या किया है। वो किसी भी कैरेक्टर पर कोई डाउट नहीं करता है और न ही किसी की एबिलिटीज को कम समझता है। जब भी कोई इंसान हमारे पास आकर हमारा मोटिवेशन कम करने की कोशिश करता है और कहता है कि हमसे कुछ नहीं हो सकता या हमें हमारे बारे में गलत बताता है, तो हम चाहे जितनी भी कोशिश करें उसे इग्नोर करने की, पर हमारा ध्यान उसकी बातों पर जाता ही है और ये हमें अफेक्ट भी करता है। लेकिन अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और हम खुद को सही फीडबैक देने के काबिल हैं तो कोई भी सामने से आकर हम पर कैसा भी वार नहीं कर सकता। आप खुद को भी फीडबैक देकर सही रास्ते पर चल सकते हैं। फीडबैक देते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। बी स्पेसिफिक। आप जब भी किसी को या खुद को कोई फीडबैक दें तो स्पेसिफिक रहें कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। पहले से ही पॉइंट्स तैयार करके रखें कि आपको क्या बताना है और किस बात पर फोकस करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे ढूंढें और अच्छे से समझें, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम ही समझ नहीं आती है और फिर बाद में सॉल्यूशन निकालने में उन्हें दिक्कत होती है। अगर आप अपने फीडबैक को लेकर स्पेसिफिक रहेंगे तो आप अपनी गलतियों को ज्यादा अच्छे से सुधार पाएंगे और अपने काम को एक अच्छी तरह से अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। कुछ लोग होते हैं जिन्हें यही पता नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है, और अगर यही पता नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या है तो उसके सॉल्यूशन को निकालने के लिए काम कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम प्रॉब्लम के बारे में स्पेसिफिक रहें। अगर कई सारी दिक्कतें हैं तो पहले किसी एक प्रॉब्लम को पकड़ें और फिर उसके बाद दूसरी को। ऐसे करके हम सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस तक पहुंच सकते हैं। ऑफर अ सॉल्यूशन। हम जैसा कि पहले जान चुके हैं कि हमें फीडबैक देते समय प्रॉब्लम को ढंग से रेक्टिफाई करना चाहिए और सामने वाले को सॉल्यूशंस के सजेशंस भी देने चाहिए। काम में जो भी कमियां हैं उनके बारे में एक तरीके से सामने वाले को बताना चाहिए जिससे कि वो आगे से इन बातों का ध्यान रखे और सेम गलतियां दोबारा ना दोहराए। किसी को भी फीडबैक देते समय सिर्फ उसकी गलतियों को पॉइंट आउट ना करें, बल्कि उसे अपने जेन्युइन ओपिनियंस भी बताएं और डिस्कस करें कि क्या किया जा सकता है और कैसे खुद को इम्प्रूव किया जा सकता है। बी सेंसिटिव। आपको अपना फीडबैक देते समय सामने वाले इंसान के इमोशंस के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए।
यानी कि आपको एम्पैथेटिक बनना चाहिए और उसकी फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप किसी से इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं तो कम्युनिकेट करने में आसानी होती है और समझाने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। किसी के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए एक अच्छे कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। अगर आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी बात सामने वाले को नहीं समझा पाएंगे। जब आप अपनी बात रखें तो आपको सामने वाले की फीलिंग्स का ध्यान भी रखना चाहिए। उसे कुछ इस तरह से पेश करें कि सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट ना हो और ना ही उस पर कोई पर्सनल अटैक हो। आप किसी भी फीडबैक देते समय अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो सही से उसको समझा पाएंगे कि उसने क्या गलतियां की हैं और कहां अच्छा किया है। एक इंसान तभी ग्रो कर पाता है तब उसको सही फीडबैक मिलता है, वरना उसका काम करना वेस्ट है अगर उसे यही नहीं पता कि वो सही जा रहा है या नहीं। माइंड एंड मेडिसिन ऑथर डैनियल गोलमैन हमें इस बारे में ही बताते हैं कि कैसे हमारी फीलिंग्स का हमारी हेल्थ पर असर पड़ता है। क्या आपको पता है कि हमारे इमोशंस क्लिनिकली मैटर करते हैं? जब भी आप गुस्से में होते हैं या किसी बात से आपको चिंता होती है तब आपका इम्यून सिस्टम यानी कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है और आप कई सारी बीमारियों के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। एक स्टडी में पता चला कि हमारे स्ट्रेस लेने से और नेगेटिव इमोशंस की वजह से हमारे इम्यून सेल्स इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। ऑथर लिखते हैं कि डॉक्टर कैमरन नेजट अपने पेशेंट की एक सर्जरी प्लान करते हैं और जब पेशेंट को सर्जरी के दिन स्ट्रेस या तनाव महसूस होता है तो वो सर्जरी को कैंसिल कर देते हैं। जब पेशेंट सर्जरी के लिए तैयार नहीं होता है तब उसकी रिकवरी भी अच्छे से नहीं हो पाती है। हर सर्जन को यह पता होता है कि जब भी कोई पेशेंट अपनी सर्जरी को लेकर बहुत डरा हुआ होता है तो उसकी ब्लीडिंग ज्यादा होती है और कॉम्प्लिकेशंस भी कई हद तक बढ़ जाते हैं। इसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि एंजाइटी और पैनिक की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जिसकी वजह से जब भी सर्जन कोई कट लगाता है तब एक्सेसिव ब्लीडिंग की दिक्कत हो जाती है जो जानलेवा भी साबित हो सकती है। क्या आपको पता है कि गुस्सा करने से भी हमारी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है? सबसे ज्यादा नुकसान गुस्सा करने से होता है। इसमें हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ पर गलत असर पड़ता है और गुस्से से सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हमसे जुड़े हुए बाकी के लोगों को भी नुकसान होता है। गुस्से में आप अपना काम ढंग से नहीं कर सकते हैं। हार्ट पेशेंट्स पर एक स्टडी हुई थी जिसमें उनके एंकर को स्टडी किया गया था। उनके गुस्सा करने से उनकी हालत और खराब हो जाती थी। नॉर्मल लोगों में भी ऐसा पाया गया है कि गुस्सा करने का सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हार्ट पर पड़ता है और पंपिंग एफिशिएंसी भी काफी कम हो जाती है। ज्यादा गुस्सा करने से कई सारी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ सकती हैं। हाँ, ये बात भी है कि सिर्फ गुस्सा करने से कोरोनरी हार्ट डिसीज नहीं हो सकती। इसमें कई सारे और भी फैक्टर्स शामिल हैं, लेकिन गुस्सा करना कई सारी बीमारियों के पैदा होने के चांसेस को बढ़ा जरूर देता है। ऑथर बताते हैं कि एक 20 साल का बच्चा जो बार बार गुस्सा करता है तब उसके हर बार गुस्सा करने के साथ साथ उसका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ जाता है और जब ऐसा बार बार रिपीट होता है तो ये कोरोनरी आर्टरी को नुकसान पहुंचाता है और जो बाद में कई सारी बीमारियों का रीजन बनती है। जनरली हमारे आसपास की हवा में कई सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उनसे फाइट करता रहता है। लेकिन जब हम चिंता और तनाव में होते हैं तब हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है और ये माइक्रोब्स हमारी बॉडी पर आसानी से अटैक कर सकते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। इंटेंस नेगेटिव इमोशंस हमारी बॉडी में लगातार स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करवाते हैं जिससे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचता है और कई बीमारियां शुरू होने लगती हैं। अगर आपकी भी आदत है बेवजह गुस्सा करने की तो आप अपनी बॉडी और स्पेशली अपने हार्ट के बारे में सोचें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको अपने गुस्से को दबाना चाहिए, बल्कि ऐसा करने से भी गलत असर पड़ता है और ये भी आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऑथर ये बताते हैं कि आपको ना ही अपने गुस्से को खुद पर हावी होने देना है और ना ही उसे दबाना है। बस जब जरूरत हो और जहां जरूरत हो वहां आप गुस्सा दिखाएं। अपनी सिचुएशन पर रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्स करने की आदत डालें और जैसा कि हमने पहले बात की थी कि हर सिचुएशन को पहले ऑब्जर्व करना चाहिए और हर पहलू से सोचकर देखना चाहिए। अपने आप को खुद से अलग रखकर देखेंगे तो महसूस कर पाएंगे कि हमें किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। पॉजिटिव फीलिंग्स। अगर नेगेटिव इमोशंस का हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है तो क्या पॉजिटिव इमोशंस का हमारी हेल्थ पर अच्छा असर पड़ता होगा? जी, आपने बिल्कुल सही सोचा। ऐसा देखा गया है कि जो पेशेंट्स अपनी सर्जरी के पहले काफी होपफुल या ऑप्टिमिस्टिक थे
उनकी सर्जरी काफी स्मूथली कंप्लीट हुई और उनकी रिकवरी भी बाकी लोगों से काफी जल्दी हुई। उम्मीद करना अपने आप में एक पॉजिटिव थॉट है जो हमें हिम्मत देता है आगे बढ़ने के लिए। आप जितना ज्यादा नेगेटिव फील करते हैं, आपके डिप्रेशन में जाने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं और फिर ये आपके इम्यून सिस्टम पर भी असर डालता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर आप खुद को अच्छा महसूस करवाते रहेंगे और खुश रहेंगे, किसी भी बात को या थॉट को खुद पर हावी नहीं होने देंगे, तो इससे आपको तो अच्छा लगेगा ही, बल्कि आपकी हेल्थ भी बढ़िया रहेगी और आपका इम्यून सिस्टम भी सही तरीके से काम करता रहेगा। कई सारी बीमारियों से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। अगर आपको अंदर से कोई बात खाई जा रही है, तो आपको वो तरीका निकालना पड़ेगा जिससे आपको अच्छा महसूस हो और अपनी बात को शेयर करना होगा। अपने अंदर के इमोशंस और फीलिंग्स को छुपाकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसका मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। आपके इमोशंस का फ्लो होना और बाहर आना बेहद जरूरी है। आप बस अपने इमोशंस पर नजर रखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस टू मेडिकल केयर। एक अच्छे रिजल्ट के लिए जरूरी होता है उसमें अपनी फीलिंग्स को डाल देना और किसी काम को पूरी तरह से अपना समझना। जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को चाहिए कि वो अपने पेशेंट के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करे, जिससे कि पेशेंट को अपने डॉक्टर पर भरोसा हो और उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके और वो अच्छे से और तेजी से रिकवर हो सके। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें खुद को और बाकी लोगों को अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना सिखाना होगा। अपने गुस्से पर, स्ट्रेस पर, नेगेटिव इमोशंस और थॉट्स पर काबू करना सिखाना होगा। अकेलापन लोगों को और भी ज्यादा डिप्रेस करता है। अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हो तो आप थोड़ा खुली जगह में जा सकते हैं और अपने दोस्तों और परिवार वालों से बात कर सकते हैं। आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आपके अंदर कोई बैड हैबिट है, जैसे कि स्मोकिंग या कुछ और भी, तो तुरंत ही आप उस पर एक्शन लें और उसे छोड़ने की कोशिश करें, वरना आप लाइफ में सक्सेस तो दूर की बात, आप खुद का स्वास्थ्य भी खो बैठेंगे। जब भी किसी पेशेंट को मेडिसिन के साथ इमोशनली भी फीड किया गया और एक पॉजिटिव माहौल में रखा गया, तो उसकी रिकवरी बहुत तेजी से हुई और वो जल्द ही स्वस्थ भी हो गया। किसी भी इंसान को भी कॉन्फिडेंट और अच्छा महसूस करवाने के लिए आप उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और उसकी फीलिंग्स और इमोशंस को समझने की कोशिश करें। इससे आपका उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड होगा। आप इन सारी बातों का ध्यान रखें और दूसरों को भी खुद के बारे में अच्छा महसूस कराएं। उनके इमोशंस को भी समझने की कोशिश करें और उन्हें ध्यान से सुनें। इमोशनल रीलर्निंग एंड इमोशनल इलिटरेसी। कभी कभी हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाती है और उसके कई दिनों बाद तक भी हमारे दिमाग में उसकी तस्वीरें चलती रहती हैं और हम हर समय उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हमें ये डर लगा रहता है कि क्या होगा अगर ऐसी घटना फिर से घट जाए तो। आप हर पल उसी के बारे में सोचते रहते हैं। आपके मन के अंदर डर पनपता ही रहता है। ऐसा हम सबके साथ कभी न कभी जरूर हुआ होगा, जिसका डर हम अपने अंदर दबाए हुए बैठे रहते हैं और ये बाद में हमारे मेंटल स्टेट के साथ साथ हमारे फिजिकल स्टेट के लिए भी नुकसानदायक साबित होता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ऑथर डैनियल गोलमैन बताते हैं कि किसी घटना के बाद अगर आपको उसी के डर कई समय तक सताते रहते हैं और आप इसी डर में जीते हैं कि आपको कोई खतरा है, तो इसे PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है। जिन बच्चों में PTSD पाया जाता है वो डर की वजह से सोते भी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें उसी घटना के सपने आते रहते हैं। ये धीरे धीरे मेमोरी बनते चले जाते हैं। इससे किसी भी इंसान को इमोशनल ट्रॉमा महसूस होता है, जिसकी वजह से उसका जीवन नॉर्मल नहीं रहता। जो लोग वायलेंस का शिकार होते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें इसके लिए टारगेट किया गया था और जिसकी वजह से लोगों का दूसरे लोगों पर से भरोसा उठता जा रहा है। लोग किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाते हैं। ऑथर लिखते हैं कि ऐसे लोग बायोलॉजिकली कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाते, लेकिन कुछ उपाय हैं जो उन्हें इससे निकलने में मदद कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ये PTSD है तो हम उसके डर और इमोशंस को बाहर निकलवा कर उसे हल्का महसूस करवा सकते हैं। हम पिछले कुछ एपिसोड्स में ये तो जान ही चुके हैं कि इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को दबाने से कितना नुकसान हो सकता है। आर्ट और स्टोरीज बच्चों के साथ अच्छे से काम करती हैं और आर्ट के द्वारा हम उनके इमोशंस को बाहर निकलवा कर उन्हें अच्छा महसूस करवा सकते हैं। अगर कोई इंसान PTSD से परेशान है और हमेशा डर में जीता है, तो सबसे पहले हमें उसे ये समझाना होगा कि उसको PTSD है और जो भी उसके साथ हो रहा है वो इसी की वजह से है।
ऐसा समझने पर ही उसके काफी सिम्टम्स कम होने लगेंगे और वो खुद भी अपने आप को समझाएगा कि अब उसे कोई खतरा नहीं है और वो सेफ है। मेडिकेशंस और रिलैक्सेशंस टेक्निक्स भी इसमें काफी हद तक मदद कर सकती हैं। फार्माकोलॉजिस्ट्स कुछ ऐसी मेडिकेशन पर काम भी कर रहे हैं जो स्पेसिफिकली PTSD को टारगेट करे और उसके सिम्टम्स कम करे। इंक्रीजिंग डिप्रेशन। आजकल आप देखेंगे कि ज्यादातर बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और पिछले कुछ सालों से ये बढ़ता ही जा रहा है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका परिणाम क्या हो सकता है? ऑथर डैनियल गोलमैन बताते हैं कि स्कूल्स में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। ऑथर एक इंसिडेंट बताते हैं कि जिसमें एक स्कूल में एक बच्चे ने गन से 2 बच्चों को शूट कर दिया था और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। लेकिन एक बच्चे के दिमाग में ऐसा क्या आया कि उसने किसी को जान से ही मार डाला। बाद में उस बच्चे को जेल हुई और सजा मिली। अब सवाल ये उठता है कि उस बच्चे की मानसिक स्थिति क्या होगी जब उसने ये करने का डिसाइड किया, और इतनी हिम्मत उसके अंदर आई कैसे? क्या इसमें उसकी गलती है या स्कूल की या उसके पेरेंट्स की? गोलमैन लिखते हैं कि आजकल एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि स्कूल के टीचर्स को इसकी ज्यादा फिक्र होती है कि मैथ और साइंस में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या नहीं, ना कि इसकी कि अगले हफ्ते बच्चा जिंदा रहेगा भी या नहीं रहेगा। अच्छे स्कोर्स लाने पर सभी जोर देते हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कोई बात ही नहीं करता। स्कूल्स में एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाना तो सिखाया जाता है, लेकिन खुद को कैसे संभालें और अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, ये क्यों नहीं सिखाया जाता? आजकल के बच्चों का ज्यादा अग्रेसिव होने का मेन कारण है उनकी मेंटल इलनेस, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है। बच्चों में किसी न किसी तरह के डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखने लगते हैं, लेकिन कोई उन्हें समझने की कोशिश नहीं करता है और इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये बाद में क्राइम को जन्म देता है। पॉवर्टी आने पर इसका खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आजकल के जमाने में डिप्रेशन एक कॉमन सा वर्ड बन गया है। हर दूसरे बच्चे में डिप्रेशन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इंटरनेशनल डेटा शो करता है कि ये एक तरह से डिप्रेशन की महामारी है जो तेजी से फैलती जा रही है। इसे रोकना और खत्म करना बेहद जरूरी है। इसकी वजह से बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है। उन्हें कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत हो रही है। डिप्रेशन का ड्यूरेशन 11 मंथ्स तक देखा गया है और कई केसेस में तो सालों तक चलता रहता है। आजकल बच्चे अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, अपनी फीलिंग्स को और इमोशंस को छुपा कर रखते हैं और इस वजह से उन्हें डिप्रेशन होने लगता है। वो ज्यादा खुश नहीं रहते। अकेलेपन की वजह से उनमें डर और चिंताएं पैदा होने लगती हैं। हर काम में परफेक्ट होने का प्रेशर उन्हें स्ट्रेस देता है। वो अपने काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि किसी को भी उनकी जरूरत नहीं है और कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करने से डरते हैं और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने ही उन्हें ऐसा बना दिया है। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज ट्रेंड में हैं, जहां अकेले बच्चे ही रहते हैं। उनके पास बात करने को कोई नहीं होता है और पेरेंट्स भी आजकल इतना बिजी हो जाते हैं कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या फील करता है, इसके बारे में उन्हें उनसे बात करने के लिए समय ही नहीं मिलता। कुछ बच्चों में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। गुस्सा करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर गुस्सा करने वाला बच्चा क्रिमिनल बन जाए। बचपन में जिन बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और जिन्हें बुली किया जाता है, सताया जाता है, उनके दिमाग पर इसका गलत असर पड़ता है और बाद में वो गलत काम करने लग जाते हैं। जितने भी ऐसे बच्चे होते हैं, उन सभी के माइंडसेट में एक चीज सेम पाई गई। जब भी ऐसे अग्रेसिव बच्चों को किसी से कोई दिक्कत होती है तो वो उन्हें इस तरह से देखते हैं कि जैसे वो उनके दुश्मन हो। उन्हें उनकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं होती है। उन्हें लगता है कि अपनी तकलीफ की वजह से और गुस्से में किसी को भी मारना ठीक है। पर इसका क्या सॉल्यूशन है? हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कई सेंटर्स भी होते हैं जहां पर ऐसे बच्चों के साथ डील किया जाता है। सबसे पहले वो लोग इन बच्चों की पहचान खुद के इमोशन से कराते हैं और फिर एम्पैथी प्रैक्टिस करवाते हैं। इनकी बातें और तकलीफें भी सुनते हैं। इनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। इनकी अच्छे से काउंसलिंग की जाती है। ऐसा कई सारे बच्चों के साथ किया गया और बाद में इसका अच्छा रिजल्ट भी आया। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और उनके इमोशंस और फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। कोचिंग फॉर फ्रेंडशिप। ऑथर डैनियल गोलमैन बताते हैं कि जिन बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर उन्हें उनके क्लासमेट्स पसंद नहीं करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी वजह से क्यों ना हो,
उनके लिए भी ऐसे काउंसलिंग सेशंस कराए जाते हैं जहां उनको कैसे अपनी हैबिट्स को बदलना है और खुद में क्या क्या चेंजेस लाने हैं ये सिखाया जाता है और उन्हें कॉन्फिडेंट बनाया जाता है। जो क्वालिटीज उन बच्चों में पाई जाती थी जिनको सब पसंद करते थे, वो सारी क्वालिटीज उन बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती थी जिन्हें पसंद नहीं किया जाता था। इससे बाद में काफी फायदा भी हुआ। कई सारे बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा और उनकी परफॉर्मेंस भी कई हद तक सुधरने लगी। अब उनके भी दोस्त बनने लगे और वो भी बाकी बच्चों के साथ घुलने मिलने लगे। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है तो उसके सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं और अच्छा होगा कि बच्चों को शुरू से ही इन चीजों के बारे में नॉलेज हो और वो उसे अप्लाई भी करें। स्कूलिंग द इमोशंस। ऑथर डैनियल गोल्डमैन बताते हैं कि अगर आप किसी बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो ये इमोशंस को इग्नोर करके ऐसा नहीं किया जा सकता। इमोशंस ही हैं जो हमें जिंदा होने का एहसास दिलाते हैं। ऑथर लिखते हैं कि इमोशनली लिटरेट होना एक अच्छे बच्चे के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ना, लिखना और एग्जाम देना जरूरी है। ये हम पहले जान चुके हैं कि जिन बच्चों के इमोशंस पर ध्यान नहीं दिया जाता वो आगे चलकर गलत कामों का भागीदार बन जाते हैं। इसी वजह से ऑथर हमें सेल्फ साइंस का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। सेल्फ साइंस हर स्कूल में सिखाई जानी चाहिए। इसमें बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता कि वो कैसे झगड़ा ना करें या ना लड़ें, बल्कि ये सिखाया जाता है कि कैसे किसी भी झगड़े को आराम से एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ सॉल्व किया जाए और एक सही रिजल्ट पर पहुंचा जाए जो सभी के पक्ष में हो। इसमें बच्चों को आपस में सामंजस्य बैठाना सिखाया जाता है और कैसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए ये भी सिखाया जाता है। इमोशनल डोमेन में मास्टरी करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए काफी प्रैक्टिस और स्किल्स की जरूरत होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी आदतें बदलने में कठिनाई होती है और वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलना चाहते। ऐसे लोगों के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और चाहे वो बच्चे हों या फिर कोई मैच्योर इंसान, ये दिक्कत किसी के साथ भी हो सकती है। हम ये तो जान ही चुके हैं कि हम बचपन से ही एम्पैथी प्रैक्टिस करने लगते हैं और दूसरों के इमोशंस को समझने की कोशिश करने लगते हैं। अगर इसी समय में बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस की सही नॉलेज और गाइडेंस मिल जाए तो फिर आगे चलकर उन्हें दिक्कतों का सामना कम करना पड़ता है और वो अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों को भी आसानी से निपटा लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कैसे किया जा सकता है। सेल्फ साइंस है तो एक जरूरी टॉपिक, लेकिन क्या इसे स्कूल्स में लागू करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ टीचर्स इससे अनकंफर्टेबल फील करते हैं और वो बच्चों के इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में बात करने से मना कर देते। लेकिन वहीं कुछ टीचर्स इसको सपोर्ट भी करते हैं और फिर मानते हैं कि बच्चों की फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में बात करना कितना जरूरी है। इसमें गलती टीचर्स की नहीं है, बल्कि सेल्फ साइंस को प्रैक्टिस करवाने के लिए टीचर्स को तैयार करना होगा। उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी, तभी जाकर वो बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में अच्छे से समझा पाएंगे। कई सारे पेरेंट्स ने इस चीज को अपोज किया। उनका मानना है कि बच्चों की फीलिंग्स के बारे में बात करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और इसे स्कूल तक नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन आजकल पेरेंट्स भी अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते हैं और इसकी वजह से बच्चों में स्ट्रेस और सेल्फ डाउट जैसी फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं। सेल्फ साइंस में बच्चों को खुद की फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को हैंडल करना तो सिखाया ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के इमोशंस को कैसे समझा जाए ये भी सिखाया जाता है। इससे बच्चों के आपस में रिलेशंस सुधरते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ साइंस। सेल्फ अवेयरनेस, खुद की फीलिंग्स को समझना और खुद को समझना इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप सबसे पहले खुद से ही प्यार नहीं करेंगे तो आप दूसरों की फीलिंग्स को भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए खुद के विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दें। पर्सनल डिसीजन मेकिंग। हमने पहले जाना कि जो लोग अपने इमोशंस को नहीं समझ पाते या उनको हैंडल नहीं कर पाते, वो अपनी लाइफ के डिसीजंस भी ढंग से नहीं ले पाते और छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं। सेल्फ साइंस में बच्चों को खुद के डिसीजंस कैसे लेना है ये सिखाया जाता है और उनमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है, जिससे कि अगर उन्हें आगे अपनी लाइफ के टफ से टफ डिसीजंस भी लेना पड़ जाएं तो भी वो घबराएं नहीं। सेल्फ टॉक, अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना कितना जरूरी है ये हम इस बुक समरी में कई बार जान चुके हैं। लेकिन ये कैसे किया जाए? हमें दिन में एक ऐसा वक्त निकालना है जिसमें हम अपने अंदर चल रहे विचारों को ऑब्जर्व करके ये जान सकें कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कई सारी मुश्किलें हैं,
लेकिन ये मुश्किलें सच में नहीं होती हैं। हम सिर्फ किसी भी नॉर्मल सी सिचुएशन के बारे में बार बार सोच सोच कर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं, और असल में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। जब हम सेल्फ टॉक करेंगे तो पाएंगे कि हमारी आधी से ज्यादा मुश्किलें तो सच में एग्जिस्ट करती ही नहीं हैं, बस हम उन्हें बना लेते हैं बार बार चिंता करके। एम्पैथी। हम पहले ये जान चुके हैं कि किसी दूसरे इंसान के इमोशंस को समझना कितना जरूरी है। अगर हम किसी के साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं तो हमें उसकी बातों को, उसकी फीलिंग्स को और इमोशंस को समझना चाहिए। सामने वाले इंसान के ओपिनियंस और डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर कोई अच्छा काम करे तो उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इससे कनेक्शंस और स्ट्रांग होते हैं। कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत करना और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना कितना जरूरी है, इसके बारे में तो हम सब जान ही चुके हैं। हमें किसी भी बात को ध्यान से सुनना चाहिए और इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें सामने वाले के लिए कोई भी जजमेंट नहीं रखना चाहिए। हमें एक अच्छा लिसनर बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आजकल के जमाने में सुनने वाले कम मिलते हैं, अपनी बात बताने वाले तो सभी होते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस। आजकल के बच्चों में सेल्फ डाउट्स बढ़ते ही जा रहे हैं और वो डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। बच्चों को ये तो सिखाया जाता है कि एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि खुद को कैसे अप्रिशिएट करके पॉजिटिव फील करवाएं और हम जैसे हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करें। हाँ, जहां पर हम खुद को और बेहतर बना सकते हैं वहां हमें खुद को सुधारने की कोशिश करते रहना चाहिए। हमें नए नए स्किल्स सीखते रहना चाहिए, खुद को एक्साइटेड रखना चाहिए और हमेशा अपना एक नया वर्जन बनने की कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन जिन चीजों में हमारा बस नहीं चलता है, हमें उन्हें जैसे का तैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा। सेल्फ साइंस को हर स्कूल में पढ़ाया जाना कंपलसरी किया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंस पर तो सब ध्यान देते हैं, लेकिन वो मेंटली कैसा फील करते हैं इस पर कोई बात नहीं करता। कुछ एजुकेटर्स इमोशनल लिटरेसी में काफी इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है। उन्हें ये तक नहीं पता कि इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। अभी कई सारा काम करना बाकी है। अगर इसके बारे में अवेयरनेस अभी नहीं फैलाई गई तो काफी देर हो जाएगी। इंटेलेक्ट के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी काम करना बेहद जरूरी है, और ये जितना बचपन से शुरू किया जाए उतना ही सही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।